हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि आपको पता है 25 अप्रैल को पेपर है बोरिंग टेक्नीशियन का। जिसके साथ ही साथ यूपीआरबीएनएल की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। कुछ लोगों का 5 तारीख को पेपर है, कुछ लोगों का आने वाले डेट में पेपर है। साथ ही साथ एनपीसीआईएल की भी डेट आने वाली है। इसरो के कई सारे पेपर आने वाले हैं। तो इस समय अप्रैल से मई के बीच में बहुत सारे टेक्निकल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कई सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि इस पर वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए, तो हमने स्टार्ट कर दिया है। आज से आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पे जब कभी भी टाइम मिलता रहेगा तो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हम किस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, बेसिक बताया जाएगा। मीन्स उतना डिटेल में नहीं, बस जो चीज़ें ज़रूरी हैं पहले उनका कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद उस चैप्टर क्या क्या करवाएंगे, एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक, तो जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आज से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है यूपीआरबीएनएल में हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, जैसा कि बोरिंग टेक्नीशियन का सिलेबस देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले उसमें सेफ्टी में उन्होंने सिलेबस में दे रखा कि सेफ्टी का सबसे ज़्यादा उसमें टॉपिक इंक्लूड है। तो सेफ्टी को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसको आप लोग बेसिकली जानते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेफ्टी से। तो सबसे पहला इसमें आता है दुर्घटना। दुर्घटना क्या होती है, एक्सीडेंट क्या होती है। तो एक्सीडेंट से रिलेटेड 3 शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है। तो उसमें सबसे पहला होता है अनप्लान्ड, उसके बाद होता है अनकंट्रोल्ड, तीसरा होता है अनडिजायरेबल। अनप्लान्ड का मतलब जो प्लान ना किया गया हो, जिसकी मतलब कोई प्री प्लानिंग ना हो, कोई योजना ना बनाई गई हो। अनडिजायरेबल जो अवांछनीय हो। ठीक है, अनकंट्रोल जिस पर कोई नियंत्रण ना किया जा सके। तो ये 3 शब्द होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना है। बेसिकली दुर्घटना क्या होती है, तो दुर्घटना एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड अनडिजायरेबल अनकंट्रोल्ड इवेंट। क्या होती है, अनियंत्रित होती है, अवांछनीय होती है, साथ साथ अनियोजित होती है। और इसका परिणाम कैसा होता है, दुखद परिणाम होता है। और ये घटना अनजाने में होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, अब दुर्घटना जो होती है वो कार्यस्थल पर भी होती है, औद्योगिक दुर्घटना होती है। तो कोई भी दुर्घटना होती है उसका कारण क्या होता है, तो बेसिकली उसका कारण जो होता है, बहुत सारे कारण होते हैं उसके दुर्घटना के। उन एक बाय एक कारण को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला कारण इसमें आता है असावधानी का। मीन्स अगर हम कारखाने में कार्य कर रहे हैं, कहीं भी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय हम थोड़ी सी भी असावधानी करते हैं, कहा गया है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। थोड़ा भी ध्यान हमारा इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, दुर्घटना घट जाएगी। जैसे कार्य करते समय मान लीजिए कार्य की चिंता के साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरों की भी सुरक्षा की पर्याप्त ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मीन्स सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दुर्घटना घट जाती है। दूसरा इसमें कारण आता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर अरुचि है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें रुचि नहीं है अगर आपकी, तो भी दुर्घटना क्या होती है, हो जाती है। इसका कारण क्या होता है अरुचि का, जैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ वर्कशॉप में काम करते हैं आपको बेजेस नहीं मिल रहे, वेतन नहीं मिल सके, या किसी से झगड़ा वाद विवाद हो गया, किसी ने आपको सुपरवाइजर ने डांट दिया। तो इन सब के कारण अगर आपके काम में रुचि नहीं लग रही है तो भी क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। तीसरा होता है जल्दीबाजी। जल्दीबाजी कब होता है, बेसिकली जब हमें किसी काम को, मीन्स काफ़ी ज़्यादा काम होता है, हमें काफ़ी कम टाइम होता है, मालिक का प्रेशर होता है या वर्कशॉप का प्रेशर, कंपनी का प्रेशर होता है, तो उन सब कंडीशन में जल्दीबाजी में क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है। तो हमें कभी भी जल्दीबाजी में काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेन कारण आता है वो आता है अज्ञानता का, इग्नोरेंस। जिस भी उपकरण के बारे में, जिस भी मशीन के बारे में जानकारी ना हो उसे हमें चलाना नहीं चाहिए, उसे ऑपरेट नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो अपनी झूठी शान को दिखाने के लिए नहीं, हमें सारी चीज़ें आती है, बिना पूर्ण जानकारी के उसे ऑपरेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आती है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। मनुष्य का स्वभाव ही है जब वो कोई नई चीज़ें देखते हैं तो उसे जानने की, उसे चलाने की, उसे ऑपरेट करने की उनके अंदर क्या होती है, उत्सुकता होती है। जब भी कभी आप कहीं नई जगह जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, तो वहाँ पर नई नई मशीनें देखने को मिलती हैं, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि हम भी इसे चला कर देखें, कैसी चलती है, चला पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो ये जो उत्सुकता होती है भी कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है, क्योंकि हमें उतना प्रॉपर उसका ज्ञान नहीं होता, हम ऑपरेट करते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।
नेक्स्ट, असुरक्षित हस्त औजार, जो भी हम हैंड टूल प्रयोग कर रहे हैं अगर वो सही से नहीं है, उसमें कुछ मीन्स उसमें कुछ खराबी है, जैसे मान लीजिए आपका जो प्रयोग कर रहे हैं स्पैनर वगैरह, उसमें कुछ क्रैक है, सही से मुड़ा नहीं है, इसके जॉस घिस गए हैं, ठीक है। या जो आप मान लीजिए हैमर प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है, पर्याप्त रूप से हैंडल सही से फिट नहीं है, कहीं चिकनाई वगैरह लगी हुई है, क्रैक है, तो ये सब क्या है, दुर्घटना का कारण हो जाता है। फाइल प्रयोग कर रहे हैं, बिना हैंडल की फाइल प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाथ में जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं घुस गया है अंदर, तो इस प्रकार से कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं अगर आपका हैंड टूल सही नहीं है तो। नेक्स्ट आता है असुरक्षित पहनाव, अनसेफ ड्रेस। सबसे पहले जब आप कहीं भी वर्कशॉप में जाते हैं तो आपको वहाँ के रहन सहन तौर तरीके के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार के कपड़े आपको पहनने हैं, ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं, टाइट कपड़े पहनने चाहिए, टाई, मफलर, घड़ी, रिंग, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर बड़े बड़े बाल हैं तो उसको बांध के रखना चाहिए। ये सारे कई सारे चीज़ें वहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें पहननी चाहिए। सर की सुरक्षा के लिए टोपी पहनना चाहिए, कान की सुरक्षा के लिए अगर कहीं ज़्यादा पर वहाँ आवाज़ हो रही तो ईयर प्लग पहनना चाहिए, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, टाई वगैरह कभी नहीं पहनने चाहिए। इसी के साथ साथ टाइट स्लीव हो, ट्राउजर हो, काफ़ी टाइट होना चाहिए, अंगुली में आपकी कोई रिंग वगैरह ना हो, अंगूठी ना हो, हाथों में घड़ी नहीं होनी चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय सेफ्टी शूज अवश्य होना चाहिए, हैंड ग्लव होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पहनावे के अंतर्गत आती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है तो कई बार ये क्या करती हैं, दुर्घटना का कारण बन जाती हैं। नेक्स्ट क्या आता है, असुरक्षित अविन्यास, अनसेफ लेआउट। जो कारखाने में मशीन वगैरह लगाई जाती है उनके बीच क्या होता है, दो मशीनों के बीच पर्याप्त स्थान होना चाहिए, प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, आने जाने का रास्ता होना चाहिए, चिप्स को रखने का रास्ता होना चाहिए, टूल्स इक्विपमेंट को रखने के लिए प्रॉपर स्थान होना चाहिए। तो अगर लेआउट सही नहीं है तो कई बार क्या होता है, वहाँ पर दो मशीनों के बीच पर्याप्त स्थान नहीं, तो उससे भी दुर्घटना हो जाती है। नेक्स्ट, काम करने का गलत तरीका। कई बार क्या होता है, हम सही तरीके को नहीं जानते किस तरीके से काम करना चाहिए और गलत तरीके से काम करने की वजह से भी दुर्घटना हो जाती है। नेक्स्ट, स्वच्छता की कमी, लेक ऑफ क्लीननेस, मीन्स जहाँ भी हम कार्य करें वहाँ प्रॉपर उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पर मतलब क्लीननेस होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे 5S, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए कहीं भी शॉप फ्लोर में, कंपनी में। मान लीजिए स्वच्छता जैसे कि कहीं पर ऑयल तेल बिखरा हुआ पड़ा है, अगर उसे साफ नहीं किया गया तो कोई स्लिप हो जाएगा, दुर्घटना हो सकती है, ठोकर लग सकती है। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ डिसिप्लिन, अगर आप अनुशासन में काम नहीं करते, हंसी मजाक के साथ काम करते हैं तो भी कई बार दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट, प्रॉपर अगर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ भी प्रॉपर लाइटिंग की वजह से भी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट आता है अस्वस्थता या थकान, कई बार जब आप ओवर टाइम वगैरह कर रहे होते हैं तो उस समय अगर आप थके हुए हैं तो भी दुर्घटना का एक मेन कारण बन जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नशे की आदत, अगर कोई कारीगर क्या कर रहा है, नशा करके कुछ मादक पदार्थ का सेवन करके कारखाने में कार्य कर रहे हैं, वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी वो क्या हो जाते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट एड की तरफ। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, मान लीजिए कंपनी में किसी भी कारणवश कोई दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना होने पर या कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो वहाँ तुरंत डॉक्टर पहुँचना संभव नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि वो अस्पताल के जस्ट बगल में ही हो। तो क्या होता है, उस रोगी को मीन्स अगर वहाँ डॉक्टर को आप बुला रहे हैं तो ऑन द स्पॉट पर डॉक्टर के पहुँचने से पहले या फिर उस रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले जो भी उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, तो क्या करते हैं, जो भी वहाँ पर दुर्घटना के कारण जो उसमें मीन्स खतरे होते हैं उसको थोड़ा कम करता है और वहाँ पर उसके मीन्स मृत्यु की संभावनाओं को कम करते हुए तो उसके स्वास्थ्य में सुधार करने का कार्य करता है ताकि उसके व्यक्ति की फर्दर जान को बचाई जा सके। ठीक, आपने फर्स्ट एड बॉक्स देखा होगा बहुत सारे जगहों पर, आप रेलवे वगैरह में सफ़र करते हैं, ट्रेन में, मेट्रो में सफ़र करते हैं तो वहाँ भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है। कहीं भी वर्कशॉप में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, शॉप फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको प्लस का निशान बना हुआ एक डब्बा लटका हुआ मिलता है, वही क्या होता है, हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ इस प्रकार से आपने फर्स्ट एड बॉक्स की किट देखी होगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें, तो मर्क्यूरो क्रीम होनी चाहिए, स्प्रिट अमोनिया, डिटॉल, टिंचर, आयोडीन, बर्नाल, नमक, प्लास्टर, रुई, कैंची, सेफ्टी पिन, ड्रॉपर, दवा पिलाने गिलास, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेफ्टी बॉक्स में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
अब कुछ यहाँ पर स्लोगन दिए गए हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप बहुत सारे स्लोगन देखते हैं कंपनियों में लगे होते हैं, वर्क स्पॉट पे लगे होते हैं। काम करते समय बातें ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी, दुर्घटना से मुलाकात होगी। जीवन के हैं 3 दुश्मन, लापरवाही, नशा, प्रदूषण। देख कर रखो कदम, जिंदगी नहीं मिलेगी हरदम। सुरक्षा से बगावत, दुर्घटना को दावत। नसीब समझ कर छोड़ो मत, सुरक्षा के नियमों को तोड़ो मत। लगाओ काम पर सुरक्षा का पहरा, घर ले आओ मुस्कुराता चेहरा। तो ये कुछ प्रमुख क्या है स्लोगन्स है जिसका प्रयोग किया जाता है जहाँ भी काम वगैरह हो रहा है होता है वहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक बेसिक लाइफ सपोर्ट। ऐसे व्यक्ति को जिन्हें प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं उन्हें चिकित्सक बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनको हम फर्स्ट एड दे रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं, इसे आप ABC के द्वारा याद रख सकते हैं। ए का मतलब होता है एयरबे, मीन्स जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ए फॉर एयरबे, मीन्स हमें उसके एयरबे की श्वास नली की चेक करनी चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि उसका मीन्स जो वायु मार्ग है वो साफ है, उसमें कोई बाहरी वस्तु तो नहीं फंस गई है, कोई चीज़ अंदर फंस तो नहीं गई। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एड देते समय उसके एयरबे को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट हमें उसके ब्रीदिंग के बारे में चेक करना चाहिए कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। सांस नहीं ले रहा है तो उसे कृत्रिम विधि द्वारा सांस उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। जो यहाँ पर नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं CPR के नाम से। तो नेक्स्ट आपको चेक करना चाहिए कि उसकी नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसासिटेशन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ABC का मतलब क्या होता है? ए फॉर एयरबे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसके मीन्स जो श्वास नली है उसमें कुछ फंसा तो नहीं है। फिर B फॉर ब्रीथिंग को चेक करेंगे, श्वास चल रही है कि नहीं चल रही, नहीं चल रही है तो उसे कृत्रिम श्वास देंगे। नेक्स्ट C फॉर सर्कुलेशन के बारे में चेक करेंगे, ठीक, कि उसका जो नब्ज है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट की मीन्स प्रोसेस की किस प्रकार से हमें काम किस प्रकार से काम को करना चाहिए। नेक्स्ट आता है यदि हमारे मस्तिष्क को 3 मिनट भी ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। इस 3 मिनट के अंदर अगर उसे ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, यहाँ पर अब फर्स्ट एड की बात की जा रही, प्राथमिक चिकित्सा की, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है गोल्डन आवर से रिलेटेड कि गोल्डन आवर क्या होता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद का जो प्रारंभिक 30 मिनट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद का जो फर्स्ट 30 मिनट होता है इसी को क्या कहते हैं? गोल्डन आवर कहते हैं। इसमें व्यक्ति के मृत्यु की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर 30 मिनट गोल्डन आवर क्रॉस कर गया तो फिर उसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर सीवियर इंजर्ड है तो। ठीक, अब मान लीजिए अगर सांस नहीं चल रही है व्यक्ति की तो हम उसको सांस कैसे देते हैं? तो कृत्रिम श्वसन की विधियों के अंतर्गत 4 विधियों का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। एक होता है सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि और एक होता है कृत्रिम श्वसन या फिर यंत्र द्वारा। तो कई बार इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है सेफर विधि के बारे में। तो सेफर विधि का सबसे पहले आप फोटो देख लीजिए कि इस प्रकार की जो विधि होती है इसको हम सेफर विधि कहते हैं। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? तो जब व्यक्ति के यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि इसको किस बल लिटाया गया, इसको पेट के बल लिटाया गया, ठीक है। तो सेफर विधि का प्रयोग कब करते हैं? तो जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हों या व्यक्ति को कोई जो दुर्घटना हुई हो उसके पीठ पर हुई हो, तब उसमें हम क्या करते हैं? उसको श्वास देने के लिए सेफर विधि का प्रयोग करते हैं। और सेफर विधि में रोगी को क्या किया जाता है? उल्टा पेट के बल लिटा दिया जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है कि सेफर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार से लिटाया जाता है? तो उसे औंधे मुंह मतलब पेट के बल लिटाया जाता है। और इसमें दुर्घटना कहाँ होने की संभावना होती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पीठ पर दुर्घटना या पीठ पर कोई छाले वगैरह पड़े हों तब सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार से श्वसन वगैरह कर देते हैं वो आप देख लेंगे, बुक से ज़्यादा आप डिटेल ले लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से उसे हम श्वसन कृत्रिम श्वास देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम सिल्वेस्टर विधि की तरफ। कि सिल्वेस्टर विधि में कब प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वेस्टर विधि का आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे होंगे, तो ये दिखाया गया है सिल्वेस्टर विधि का। तो सिल्वेस्टर विधि में हम प्रयोग जब करते हैं जब व्यक्ति को सीने की तरफ मीन्स सीने पर उसके फ्रंट पर कोई छाले पड़े हों या उस पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तब हम सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? रोगी को पीठ के बल चित्त के बल लिटाते हैं, ठीक है।
पीठ के बल हम लिटाते हैं, उसको पीठ के नीचे तकिया वगैरह देकर उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पर पूछा जाता है कि मीन्स 1 मिनट में कितनी बार प्रक्रियाएं करनी चाहिए, तो 10 से 12 बार शेफर सिल्वेस्टर विधि में उसको कृत्रिम श्वास दिया जाता है, ठीक। तो शेफर विधि में हम क्या करते हैं, उसको पेट के बल लिटाते हैं, सिल्वेस्टर विधि में हम उसको पीठ के बल लिटाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है लाबोर्ड विधि। तो लाबोर्ड विधि क्या होती है, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होता है, जब कोई हीरो हीरोइन को क्या करते हैं, स्विमिंग पूल से बाहर निकाल कर आते हैं, कहीं वो डूब रही होती बाहर निकाल कर आते हैं, अगर उसकी श्वास थोड़ी रुक जाती तो आपने देखा होगा मुंह से मुंह में क्या करते हैं, श्वसन देते हैं, माउथ रिस्पायरेशन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लाबोर्ड विधि कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं लाबोर्ड विधि के बाद जो हमारा आता है, नेक्स्ट आता है वो कृत्रिम श्वास विधि द्वारा। तो कृत्रिम श्वास विधि द्वारा हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके लिए हम यंत्र प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको कृत्रिम श्वास यंत्र दिखाया गया। बेसिकली ये कब होता है, कृत्रिम श्वसन विधि में, जब हमारी तीनों विधियां सफल ना हो तब इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है, ठीक। तो ये थी आपकी कृत्रिम श्वसन देने की विधि कि किस प्रकार से उसको देते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली जब कारखानों में कोई कार्य होते हैं उसको बिजली का झटका लग जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वोल्टेज से कितने वोल्टेज तक क्या क्या दुर्घटना होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो जनरली 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और एक हमें झटके का अनुभव होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कितना कितना वोल्टेज जो होता है वो शरीर के लिए मीन्स क्या क्या उसमें कारण बनते हैं, क्या क्या उसमें मीन्स इफेक्ट उसके होते हैं। अगर धारा की रेंज 1 से 8 एम्पियर है, 1 से 8 मिली एम्पियर के बीच में है, तो मामूली झटके की अनुभूति होती है, ये उतना ज़्यादा कष्टदायक नहीं होता है, व्यक्ति आराम से 1 से 8 एम्पियर को सहन कर लेता है। लेकिन अगर 8 से 15 एम्पियर के बीच में है तो ये ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है, ठीक है, और इसे थोड़ा सख्त सहन करना थोड़ा सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 15 से 20 मिली एम्पियर की अगर धारा होती है तो इसे काफ़ी कष्टदायक, काफ़ी पीड़ादायी झटका लगता है, ठीक है, और इस समय व्यक्ति क्या करता है, अपना नियंत्रण कायम नहीं रख पाता है, नियंत्रण खो बैठता है। नेक्स्ट आता है 20 से 50 मिली एम्पियर की धारा। तो इसमें स्नायु संबंधी नसों के अत्यधिक संकुचन के कारण सांस लेना कठिन हो जाता है। 50 से 100 मिली एम्पियर की धारा, तो इसमें श्वास रुकने के कारण दिल की धड़कन बंद हो सकती है और मृत्यु की भी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट आता है 100 मिली एम्पियर से अधिक। तो 100 मिली एम्पियर से अगर अधिक धारा है तो हमारे शरीर को पार कर जाती है और शरीर क्या होता है, जल जाता है। तो ये क्या होती है, इसमें श्योर है कि मृत्यु ही होनी है अगर 100 मिली एम्पियर से धारा हो तो। नोट क्या है, 1 मिली एम्पियर से कम मान की धारा से लगे झटके की अनुभूति नहीं होती। अगर 1 मिली एम्पियर से कम आपको करंट लगता है तो आपको उसका अनुभव नहीं होता है। अब विद्युत से सुरक्षा के लिए आपको बहुत सारे जो चीज़ें होती है प्रयोग में लाई जाती हैं, उनको भी आप ध्यान में देख लेंगे। जैसे कि जो आपकी मेन स्विच है वो ऑपरेटर के पास होना चाहिए, जिससे कि इमीडिएट क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकें। जो भी वहाँ पर वायर वगैरह प्रयोग किए गए हैं प्रॉपर क्या होने चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए, नंगे वायर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। विद्युत संबंधी अगर कोई वहाँ पर खराबी होती है तो अपने आप उसको साफ सही नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन को बुला करके ही उसको सही करवाना चाहिए। तो ये कुछ है सुरक्षा संबंधी नियम बिजली से। अब नेक्स्ट हम आते हैं फायर की तरफ, जो कि मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आग के बारे में हम जान लेते हैं कि आग क्या होती है, फायर क्या होती है। तो बेसिकली फायर एक केमिकल कंपोजिशन होती है, एक केमिकल मिक्सचर रासायनिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। बेसिकली इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं फायर ट्रायंगल में, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ईंधन मतलब फ्यूल हो गया, ऊष्मा हीट हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है और ईंधन होता है ये हमारे प्रकृति में उपलब्ध होती है, ऊष्मा भी हमारे प्रकृति में ही उपलब्ध होती है। अब बेसिकली बात की जाए तो ये ऊष्मा और ऑक्सीजन सभी दशाओं में सेम होता है, बदलता क्या है, ईंधन बदलता है। तो ईंधन के आधार पर हम क्या करते हैं, आग को भी क्लासिफाइड करते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आग के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो 3 तत्व होते हैं, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, 3 चीज़ों के मिलने से आग उत्पन्न होती है। आग के बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके।
अब अकॉर्डिंग टू फ्यूल के अनुसार, उसके मीन्स जो ईंधन है उसके अनुसार हम आपको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। इसको आप देख लेते हैं। सबसे पहले जो फायर आती है उसे हम क्लास ए की फायर कहते हैं। क्लास ए की फायर में क्या होता है, इसे कार्बोनेशियस फायर के नाम से जानते हैं। इसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, कपास, जो इन सब से आग लगती है, इसको क्या कहा जाता है, क्लास ए की आग कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, पानी, रेत या फिर मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगर एक्सटिंग्विशर पूछा जाए तो इसके लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास ए मतलब लकड़ी, कागज, कपड़े, जूट, इन सब से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो आती है वो क्लास बी की फायर होती है। क्लास बी की फायर को तैलीय फायर के नाम से जानते हैं, ऑयली फायर। इसमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में जो ऑयल होती है या ऑयल्ड फॉर्म में जो भी वस्तुएं होती हैं उससे जो आग लगती है वो किस में आती है, क्लास बी के अंदर रखी जाती है। और इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसको बुझाने के लिए बेसिकली फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अगर फोम फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर CO2 एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम क्लास बी को बुझाने के लिए फोम फायर का प्रयोग करेंगे। फोम फायर नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, CO2 एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं क्लास बी की आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट आता है क्लास सी की आग। इसके अंतर्गत गैसीय आग को रखा गया है, जो भी जैसे प्रोपेन, ब्यूटोन, LPG, हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी गैसेस होती हैं, गैसों के कारण जो आग लगती है वो किस में रखी जाती है, क्लास सी की फायर में रखी जाती है। और इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का या फिर CO2 एक्सटिंग्विशर, हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, बेसिकली है जहाँ पर आग जल रही होती है इसको चारों तरफ क्या करती है, आवरण कार्बन डाइऑक्साइड की आवरण बना देती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, वातावरण से बंद हो जाती है। और जब ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट तीनों में से कोई एक भी पदार्थ नहीं होगा तो हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का काम होता है कि जो ऑक्सीजन का कनेक्शन होता है उसको ब्रेक करना। नेक्स्ट क्लास डी की फायर आती है। क्लास डी की फायर में इलेक्ट्रिक फायर और जो मेटेलिक फायर होती है दोनों इसी के अंदर रखी जाती है। मीन्स जो बिजली के तारों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा, फिर मेटल धात्विक पदार्थों के द्वारा जो आग लगती है वो क्लास डी के अंदर रखी जाती है। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसको CTC का दूसरा नाम क्या है, हेलोन एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। CTC का मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आग और आग के प्रकार। अब जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं उसके बारे में तो हम डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो भी वर्क स्पॉट होते हैं वहाँ पर रेत से भरी हुई बाल्टियाँ रखी होती हैं। रेत से भरी हुई बाल्टियाँ, अगर कोई बिजली विद्युत की आग लग जाती है या फिर मान लीजिए जो सॉलिड की आग होती है, क्लास ए की, क्लास डी की आग होती है, इनको बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कार्यशाला से बाहर लाल रंग की पेंट हुई बाल्टी में सूखी रेत भरी होती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है आग को बुझाने के लिए ही। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा जो सबसे दूसरा आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। इसका काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करना ही इसका मेन काम होता है। किसका, CO2 एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है कि जो इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 का घोल भरा होता है और कांच के एक बोतल के अंदर गंधक का तनु अम्ल मीन्स H2SO4 होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये किस में पाया जाता है, तो ये हमारे फोम फायर एक्सटिंग्विशर में पाया जाता है। जो यहाँ पर दिया गया था, क्या दिया गया था, इसको एक बार आप फिर से देख लेंगे। यहाँ पर जो इसने दिया है कि क्लास सी वाले में, तो बेसिकली क्लास सी में ना पाके ये फोम फायर जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है इसमें बेसिकली 2 कंटेनर होते हैं। जो इसका आउटर कंटेनर, बाहरी कंटेनर होता है वो किसका, उसमें किसका घोल होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जो अंदरूनी वाला कंटेनर होता है उसमें Al2SO4 क्या होता है, Al2SO4 इसका घोल भरा होता है।
क्या करते हैं, जब ये कांच की बोतल में होता है प्रयोग करते समय हम इसको क्या करते हैं, उल्टा पटक देते हैं। इससे जो कांच की बोतल हमारी अंदर होती इसमें गंधक का तनु अम्ल H2SO4 या Al2SO4 का ऑल्थराइज भरा होता है। क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइज होता है। इसको थोड़ा ध्यान में देख लीजिएगा, ये H2SO4 होता है। तो बाहरी कंटेनर में क्या होता है, NaSCO3, अंदरूनी कंटेनर में Al2SO4 का होल थ्राइज या H2SO4। प्रयोग करते समय उसको उल्टा पटक देते हैं, कांच की बोतल हमारी टूट जाती है। तो H2SO4 Al2SO4 NaSCO3 से क्रिया करती है, हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो यही सेम वर्किंग प्रिंसिपल हमारा होता है फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का भी। ठीक है, तो फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसका हम प्रयोग करते हैं बेसिकली क्लास बी की आग को बुझाने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। जैसा कि आपने पढ़ लिया कि फोम फायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए, लिक्विड की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो जो हमारा फोम फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, इस पे भूरे रंग का हाथ बना होता है। क्या बना होता है, एक भूरे रंग का हाथ बना होता है, जिससे भी आप क्या कर सकते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम CTC फायर एक्सटिंग्यूशर की तरफ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को BCF ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो के नाम से भी जानते हैं। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है जो हमारी क्लास डी की फायर होती है, मेटल वाली फायर होती है, उसको बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कई बार पूछा जाता है अगर सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर है तो उसको कैसे हम पहचानेंगे। तो सोडा एक्सटिंग्यूशर के उस पर क्या बना होता है, पीले रंग का हाथ बना होता है, पीले रंग का निशान बना होता है। और जितने भी आपके एक्सटिंग्यूशर होते हैं किस मेटल के बनाए जाते हैं, तो बेसिकली ये किसके बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं पीतल के, ब्रास के बनाए जाते हैं। ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या आपने देखा, सबसे पहले आपने देखा आग कितने प्रकार की होती है, 4 होती है, ABCD। ए में कौन सी आती है, तो में लकड़ी कोयला कपड़े से आती है। सोडा एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं, रेत का पानी का प्रयोग करते हैं। जो हमारी बी वाली होती है, इसमें तैलीय आती है, तेल से जो लगी हुई आग होती है, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल, इसमें फोम फायर एक्सटिंग्यूशर या CO2 एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। जो सी वाली होती है, इसमें गैस की आग आती है, ड्राई पाउडर या फिर CO2 एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। डी वाले में क्या आता है, तो मेटेलिक या गैस की फायर आती है, इसमें CTC या फिर CO2 का प्रयोग कर लिया जाता है। CTC में क्या होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर BCF ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन होता है। फोम फायर एक्सटिंग्यूशर में बाहरी कंटेनर NaSCO3 का बना होता है, अंदरूनी कंटेनर Al2SO4 का होल थ्राइस का बना होता है। सोडा एक्सटिंग्यूशर बेसिकली सिंपल सा है, सोडा एक्सटिंग्यूशर के पहचान के लिए पीले रंग का हाथ होता है, फोम फायर के पहचान के लिए उस पर भूरे रंग का हाथ बना होता है। अब यहाँ पर टेबल दिया गया है कि किसके लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए वाटर है, तो वाटर को आप किस पर प्रयोग कर सकते हैं, तो क्लास ए की आग पर प्रयोग कर सकते हैं, बाकी किसी भी आग पर प्रयोग नहीं कर सकते। आप इसको बी पर प्रयोग नहीं कर सकते, सी पर, डी पर प्रयोग नहीं कर सकते। तो वाटर को केवल और केवल किस पर प्रयोग किया जाता है, तो केवल और केवल प्रयोग किया जाता है ए वाली क्लास के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा जो फोम फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, इसको हम किस पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं सॉलिड वाले पर भी, सॉलिड वाले के साथ साथ और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारा क्लास ए है, क्लास बी है, इन तीनों पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्लास ए पर, क्लास बी पर। और साथ ही साथ हम इस पर कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल या फैट ऑयल होती हैं उसके कारण जो आग लगती है उस पर भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं, तो हम केवल कुकिंग ऑयल या फैटी ऑयल से जो आग लगती है वहाँ पर हम ड्राई पाउडर का प्रयोग नहीं करते, बाकी सभी जगह हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो CO2 एक्सटिंग्यूशर होता है, इसका प्रयोग हम क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए और फ्लेमेबल जो गैसें होती हैं उसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी क्लास बी के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बी में जो फ्लेमेबल लिक्विड है या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या फिर कुकिंग गैस है, तो इन सभी के लिए आप CO2 एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग